मोटा मोटी देखिए, हम लोग का सीट का बंटवारा भी पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन लेंथ पे बात हो चुकी है। ये एक तरह का चुनाव से पहले की रणनीति है और हमारा पूरा फोकस इस बात के लिए है कि हम 40 का 40 सीट जीतें। लेकिन हमें लगता है कि महागठबंधन की जो बैठक होगी बहुत जल्दी होगी, उसमें ठीक तरीके से बातचीत हो जाएगा, तय हो जाएगा कि जो सीटों का गणित है कब तक क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन एनडीए से पहले हो जाएगा। ऑफर दे रहे हैं संदीप निश्चित तौर से सौरभ। अगर वो भाजपा को समझ करके कि ये लोग कितने डेंजरस इस देश के लिए हो चुके हैं, अगर वो इधर आते हैं तो आ सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा हुआ है और ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी। हम आपको याद दिला दें, आपको याद होगा कि बीजेपी ने कुछ दिनों कबल ही यानी कि कुछ दिनों पहले ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन या फिर आप ये कहिए कि बिहार में महागठबंधन का क्या होगा, इनके सीटों का गणित क्या है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि रैली तो बिल्कुल शानदार रही, यानी कि आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया एक बार। देखिए, रैली में जो बड़ी भागीदारी हुई और जिसके चलते एनडीए खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, लोग उल जुलूल बयान दे रहे हैं, तो ये रैली ने साबित किया कि जन विश्वास जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में है, जन का विश्वास संविधान के पक्ष में है और जन का विश्वास महागठबंधन के पक्ष में है। क्योंकि आप देख लीजिए कि बगैर कोई तामझाम के रैली हुआ था, बहुत आनन फानन में हम लोगों ने रैली बुलाया था और जितनी संख्या आपको गांधी मैदान में दिखी उससे ज़्यादा संख्या गांधी मैदान से बाहर थी। बिल्कुल जी। और लगभग उतनी ही संख्या पटना के बाहर जाम में लोग फंसे हुए थे। जाम में लोग फंसे हुए थे। आप समझ लीजिए कि गांधी मैदान की कैपेसिटी जो है वो 15 लाख के आसपास है, तो 10 लाख से ज़्यादा लोग गांधी मैदान में और उतना ही लोग ज़्यादा बाहर। तो ये तब हुआ जब ये मोदी जी की तरफ कोई प्रायोजित रैली नहीं थी। मोदी जी का जिस तरीके का होता है रैली, जिसमें सारे सरकारी बसों को लगा दिया जाता है, सरकारी अधिकारियों को, सब कर्मचारियों को कि आपको आना पड़ेगा, अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा, उस तरह की रैली नहीं थी ये स्वतः स्फूर्त विस्फोट एक तरह का कहिए जनता का। और ये जनता का बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए एक तरह की प्रतिबद्धता, ये हम लोग को दिखा। ठीक है, रैली का ही संदेश है। लेकिन आपको हम बता दें कि जैसे ही रैली खत्म हुई वैसे ही अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। सीधा सवाल संदीप सौरभ से, कितना पैसा देके लोगों को बुलाया था? मतलब जेडीयू वाले, बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि पैसा देके भीड़ आई है और उसके बाद मतलब फ्लॉप ही रहा एक तरह से। फ्लॉप रहा मतलब पैसा देके बुलाया आप तो रैली में थी जी, तो आप तो ये कह नहीं सकते हैं कि फ्लॉप रहा। तो हम जानना चाहते, पैसा दिया भाजपा वाले कहेंगे जी। पैसा जो लेकर के रैली में आते हैं वो पहचान में आ जाते हैं। अच्छा, उनको कहाँ खड़ा रहना है, कितना मुस्कुराना है, कब स्लोगन देना है, कब पैसा लेके निकल जाना है, ये पता रहता है उनको। अच्छा। महागठबंधन में इस तरह का कोई सीन नहीं है। दूसरी बात कि ये जो पैसे के बल पे रैली, पैसे के बल पे राजनीति, पैसे के बल पे चुनाव जी, यानी राजनीति में पैसावाद, अच्छा, ये जो पैसावाद है उस पे एक छत्र राज बीजेपी का है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर संवैधानिक तरीके से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को देश के ऊपर थोपा, गैर राजनीतिक तरीके से, जी, माने गैर संवैधानिक तरीके से। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिनके पास आज के समय में इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते, ईडी और सीबीआई के चलते कहाँ किसी विपक्ष के पास पैसा बचा हुआ है? किसी विपक्ष के पास, इवन कांग्रेस के पास 70 साल में कांग्रेस के खाता में जितना पैसा है, 70 साल से वो लोग हैं, शासन में अधिकांश समय रहे हैं, उनका खाता आप चेक करवा लीजिए और ये 10 साल में भाजपा का खाता चेक करवाइए, तो पैसा देके कौन ला सकता है? किसकी क्षमता है? भाजपा की है। अच्छा, आज के समय में देश मतलब आप कह रहे हैं किसी को पैसा नहीं दिया गया, भीड़ खुद बहुत ऑब्वियस बात है। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप भी जान रही हैं, लेकिन आपको चूंकि सवाल एक पूछना है तो आप पूछ रही हैं। नहीं, बिल्कुल, जो आरोप है तो हम तो जवाब मांगेंगे आरोप ना। तो वो तरह तरह के लोग लगाते हैं। मैंने वही कहा ना कि ये जो रैली हुई और इसमें जनता की जो लहर दिखी, तो जाहिर सी बात है कि जो तानाशाह लोग हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि तानाशाह की एक प्रवृत्ति होती है,
वो है कि वो अनिवार्य रूप से डरपोक होते हैं। तो रैली देख के डरे हुए हैं लोग, और डर में कुछ कुछ निकलता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि रैली देखकर, जन का समर्थन देखकर डर है वहां पर, आपकी बात ही मान लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या, क्योंकि अब तो आपको मालूम है कि अब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, सीटों के बंटवारे का क्या हुआ? क्या भीतर ही भीतर महागठबंधन ने सीटों का गणित तय कर लिया? मोटा मोटी देखिए, हम लोग का सीट का बंटवारा भी पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन लेंथ पे बात हो चुकी है। अब उसमें थोड़ा बहुत बात जो फाइनल टच होना है वो कर रहे हैं, और उसके लिए आधिकारिक व्यक्ति तो मैं नहीं हूँ। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी की जो केंद्रीय कमेटी है उन्होंने 2-3 लोगों को इसके लिए जिम्मेदारी दी है, वो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। जस्ट रैली खत्म हुई, मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द ये हो जाएगा। लेकिन इस खेमे में आप देख लीजिए कि आसानी से सीट बंटवारा होगा। अच्छा, दूसरा खेमा जो है, जी, जिधर नीतीश जी मतलब पलट आप के गए हैं, एनडीए की बात कर बिल्कुल, रहे हैं जी, जिधर नीतीश जी पलट के गए हैं, हाँ। और जो यहाँ पे कह रहे थे कि हमको 16 से 1 सीट कम नहीं चाहिए, अब वहाँ पे देखिए उनको क्या होता है। वहाँ पे अच्छा। कितनी मार अभी फंसी हुई है। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत माथापच्ची होगी एकदम वहां वहाँ पे है 195 की जो लिस्ट आई है, एक भी बिहार का क्यों नहीं दे पाए लोग? क्योंकि बिहार में ये फंसे हुए हैं। अच्छा, फंसे हुए हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं वो फंसे हुए, वो कह रहे हैं आप फंसे हुए, आप लोग कब इसको सार्वजनिक करिएगा कि किसके खाते में कितनी सीट? क्या यहाँ पर भी कोई पेच फंसा हुआ है संदीप जी? नहीं, पेच नहीं फंसा हुआ है। ये एक तरह का चुनाव से पहले की रणनीति है, और हमारा पूरा फोकस इस बात के लिए है कि हम 40 का 40 सीट जीते। 40 की 40 जीते, लेकिन मालूम है ना कि उस बार कितनी मिली थी? अब उस बार का मौसम अलग है, इस बार का मौसम अलग है। लग रहा है कि बदलाव है। दिख गया है, गांधी मैदान में दिखा ना कि बदलाव है। अच्छा, जो यूथ पिछली बार 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में मोदी जी के चुंगल में फंस रहे थे, उन सबको समझ में आ गया है। इस बीच में गंगा में कितना पानी बहा, जी, ये आप लोग जानते हैं कि बीच में नौजवानों को, जो सेना की बहाली में जाने के इच्छुक नौजवान हैं, उनको अग्निपथ ला करके बर्बाद कर दिया। रेलवे को प्राइवेटाइज किया, और 5 साल की जो बहाली आनी चाहिए थी, लगभग 5 लाख, वहाँ पे 5600 बहाली दी गई। तो आप कर क्या रहे हैं? तो इसलिए युवाओं का जो आक्रोश है इस बार बहुत ज़्यादा खामियाजा बीजेपी को, मतलब इस बार 40 में से 40 एनडीए को निश्चित तौर नहीं मिल पाएगा बिहार में। 40 में से 40 बिहार 40 में? में 40 वो हारेंगे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम ये ओवर कॉन्फिडेंस है आपका? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर जी। देखिए, हम तो लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो अकेले मोदी जी हैं, बाकी सब लोग मिले हुए हैं। हम कह रहे हैं कि अकेले मोदी जी नहीं हैं, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो मोदी का परिवार है अब तो। परिवार में कौन कौन लोग हैं जी, आपने देखा? कैसे कैसे हत्यारे, बलात्कारी, जिनको पैरोल से जबरदस्ती नियम की धज्जियां उड़ाते हुए जेल से बाहर रख रहे हैं, जिसको 15 अगस्त के दिन गुजरात में ले जाकर के माला पहनाया बलात्कारी को। तो यही लोग तो मोदी जी के परिवार हैं। अच्छा, जो ट्विटर पे महिलाओं को, विपक्ष के नेताओं को, किसी तरह के आलोचक को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, ये लोग मोदी के परिवार है। मोदी जी उसको फॉलो भी करते हैं। जो दिल्ली में खुलेआम दंगा के लिए नारे लगा रहे थे और गाली गलौज माइक से कर रहे थे, वो लोग मोदी जी के परिवार हैं। अच्छा, ठीक है, हम समझ गए। लेकिन संदीप जी से हम ये जानना चाहेंगे कि माले को कितनी सीट? देखिए, माले में हम लोगों ने 8 सीटों की सूची दी है। 8 सीट लगता है माले को 8 सीट मिलेगी? 8 सीट की सूची दी है। हमने कहा कि इसी के भीतर हम लोग को हाँ। बातचीत होगी। उसी कौन कौन सी सीटें? तो सार्वजनिक है, अखबारों में कई बार छपा हुआ है। फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार आप बता ही दीजिए। देखिए, हमने दिया है आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, वाल्मीकि नगर, कटिहार और नालंदा। जी, आपने सिवान का भी जिक्र किया। सिवान में मालूम है ना कि सिवान में तो एक तो जेडीयू की सिटिंग सीट है ही वो, आपको ये भी मालूम है कि वहां पर हिना शहाब भी हैं, यानी कि वो शहाबुद्दीन का गढ़ है, और शहाबुद्दीन के गढ़ में माले कोई कमाल कर पाएगा? अच्छा, आपको पता है कि नहीं कि सिवान जो है वो माले का भी गढ़ है? बिल्कुल, लेकिन अब तो हवा और बयार अलग है। तो ठीक है, उसी में अब तो मौसम बदला हुआ है ये संदीप सारी चीजें तय करने के लिए कुछ लोग अधिकृत किए जाते हैं जी, सब पार्टी से। तो राष्ट्रीय जनता दल से भी कुछ लोग अधिकृत हैं, हमारी पार्टी से भी कुछ लोग अधिकृत हैं। वो लोग बैठ के बात करेंगे, उसमें से कौन कौन सी सीटें मिलेंगी ये तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कितने सीटों पर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा? मतलब 8 से हो सकता है ना कि एक ही सीट मिले माले को, ना भी सीट या मिले, 2 ये भी हो सीट? सकता है, जब हो सकता ही पे बात है। लेकिन हमें लगता है कि महागठबंधन की जो बैठक होगी बहुत जल्द ही होगी, उसमें ठीक तरीके से बातचीत हो जाएगा, तय हो जाएगा। अच्छा,
पाटलिपुत्रा की भी आपने जिक्र कर दिया यहाँ पर, क्या पाटलिपुत्रा से संदीप सौरभ मैदान में होंगे? ये चीज भी तय करना पार्टी का काम है। अच्छा, लड़ना चाहते हैं पाटलिपुत्रा में हम लोग का 2 विधानसभा सीट है जी। उसके अलावा मसौढ़ी में हम लोग का पहले रह चुका है, तो हो सकता है कि पाटलिपुत्रा पे हम लोग का क्लेम है पार्टी का। अब उसमें अगर तय होगा और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी तो मैं लड़ूंगा। लड़िएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि कब तक ये जो सीटों का गणित है कब तक क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन एनडीए से पहले हो जाएगा। एनडीए से पहले हो जाएगा, मतलब एनडीए तो अब करने ही जा रहा कहाँ है। करने जा रही है? आपको 1 से 2 दिन का इंतजार और? ना अभी माथा फुटबॉल बचा हुआ है सब। अच्छा, चाचा भतीजा को कहाँ सीट मिलेगा, हमको कहाँ मिलेगा, नीतीश जी को कहाँ मिलेगा, बीजेपी कहाँ लड़ना चाहेगी, ये बहुत माथा फुटबॉल। मतलब आप कह रहे हैं कि एनडीए टूटने वाली है क्या? माथा फुटबॉल है, माथा फुटबॉल का जिक्र कर दिया है, बिल्कुल। तो क्या टूट के आसार नजर आ रहे हैं संदीप सौरभ को? संभव है, क्योंकि उधर जो लोग भी गए हुए हैं उनको वैचारिकता से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ चुनावी लालच में ईडी सीबीआई बैकग्राउंड में काम कर रहा होगा, निश्चित तौर से पैसावाद काम कर रहा होगा। और बार बार जो ये लोग बीजेपी के लोग परिवारवाद की बात करते हैं, आप लोग को ये भी समझना चाहिए कि परिवारवाद, चलिए वो अच्छा नहीं है किसी पार्टी में, बीजेपी में भी परिवारवाद है, वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन परिवारवाद से राजनीति को जितना नुकसान है जी। उससे 1000 गुना पैसावाद से नुकसान है। अच्छा, और भाजपा परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक है पैसावाद? निश्चित। अच्छा, क्योंकि पैसावाद की आंधी में आप लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा देते हैं। परिवारवाद अगर कोई है या किसी के परिवार के अगले जनरेशन के, और वो देखिए देश की बनावट में परिवारवाद है। आप पिता का संपत्ति पुत्र के नाम हो रहा है, पिता का खेत पुत्र के नाम हो रहा है, तो पिता की विरासत पुत्र संभालते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें जी। लेकिन पैसावाद जहां पे आ जाएगा जी। तो आप समझ लीजिए कि जनता का वोटिंग राइट जो है हाँ। वो अपने पक्ष से, अपने मन से किसी को चुन रहा है, लेकिन पैसावाद हावी हुआ और जिसको चुना वो किसी और पार्टी में चला गया। मतलब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, ये मेरा आखिरी सवाल होगा संदीप जी, बीते दिन से यानी कि कल से एक चर्चा जोरों पर है और लगातार महागठबंधन के तमाम नेता चिराग पासवान और मुकेश सहनी को इनवाइट कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि उधर छोड़िए ना, उधर बहुत झमेला है, आप इधर आ जाइए। तो क्या संदीप सौरभ भी कोई ऐसा ऑफर देंगे चिराग पासवान, मुकेश सहनी को? मैं क्यों ऑफर दूंगा? अच्छा, मैं जानता हूं कि ये चिराग पासवान हैं या बाकी लोग हैं, हाँ, मुकेश इनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है जी। भाजपा से, आरएसएस से लड़ने के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता जरूरी है। जैसे नीतीश जी जब थे इधर, उस समय भी हम लोग मानते थे कि इंडिया गठबंधन में वो कोर भूमिका में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो विचारधारात्मक स्तर पे भाजपा के खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। हमने काम करवाया, उन्होंने काम नहीं करवाया, ये फ्रेम नहीं हो सकता है। फ्रेम ये होना चाहिए कि कैसे बीजेपी देश के लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, ये फ्रेम होना चाहिए। तो इस पे जिनका कमिटमेंट है वो लोग आए एक जगह पे। बाकी जो महागठबंधन का नेतृत्वकारी लोग हैं वो लोग तय करेंगे किनको ऑफर। फायदा होगा चिराग और अगर मुकेश सहनी इधर आ जाते हैं भाजपा के खिलाफ। देखिए, ये भाजपा जो बिहार देश में भी है, ये दुनिया में और भी जगह पे ऐसे हुआ है कि इस तरह की ताकतें आती हैं जो सत्ता के सारे मोर्चे को अपने चुनावी फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं, और उसमें उसके खिलाफ लड़ना है तो बड़ी एकजुटता, एक ऐतिहासिक जरूरत होती है। मतलब बड़ी टीम, ज्यादा लोग। हाँ, मैं मतलब फिर चिराग भी आ जाए, सहनी भी आ जाए, एकदम आ सकते हैं, खुला है दरवाजा, ऑफर दे रहे हैं संदीप निश्चित तौर से। अगर वो भाजपा को समझ करके कि ये लोग कितने डेंजरस इस देश के लिए हो चुके हैं, अगर वो इधर आते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन इस बात को करने के लिए हम अधिकृत नहीं है। बिल्कुल जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर महागठबंधन अपने पत्ते कब खोलेगी और कब पता चलेगा कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।